अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजाज़ और जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ईरान के बाद वो है इराक। इराक को आज हम देख लेते हैं। इसका जो फुल नेम है उसको हम रिपब्लिक ऑफ इराक कहते हैं। अगर हम इसके कैपिटल सिटी की बात करें वो है बगदाद, विच इज एंशियंट सिटी ऑफ इराक, मोस्ट एंशियंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सिटी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। बगदाद इज ऑन द बैंक ऑफ टाइग्रिस रिवर, जिसको हम दरियाए दजला भी कहते हैं। उर्दू में इसको दरियाए दजला भी कहते हैं। और इसकी अगर करेंसी की बात करें वो है इराकियन दिनार। अगर हम इसकी सीक्रेट एजेंसी की बात करें वो है जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट। और जो दूसरी है वो है, ये फर्स्ट है, और जो दूसरी है वो इराकी इंटेलिजेंस सर्विसेज। अगर हम इसके एंशियंट सिटी की बात करें वो है बेबीलोन। बेबीलोन एक एंशियंट एम्पायर भी है इसकी। और इसकी जो इसके आर्किटेक्चर्स के बारे में वो पूछ लेता है पेपर में, वो है हैंगिंग गार्डन, ये एक एंशियंट प्लेस है इराक में। अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि हैंगिंग गार्डन किधर है, तो वो आपने उसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है इराक। ठीक हो गया। ये बेबीलोन इज एंशियंट सिटी ऑफ इराक, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। तो इसका जो एक डैम है मोस्ट फेमस, मोसूल डैम, ऑन द बैंक ऑफ टाइग्रिस रिवर। सही हो गया। और इराक को हम मेसोपोटामिया, विच इज एन अदर नेम ऑफ इराक, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब है कि दो दरियाओं की धरती, दो दरियाओं की सरजमीन। ये दो दरियाओं पे मुश्तमिल है। कौन कौन से रिवर हैं? एक है टाइग्रिस प्लस यूफ्रेट्स। इसको उर्दू में दरियाए फरात कहते हैं और इसको दरियाए दजला कहते हैं। ठीक हो गया। और जो इसका कैपिटल है बगदाद, वो इसी रिवर पे है। और जो दरियाए फरात है ये नजफ, कूफा और करबला, ये इस रिवर पे वाक़ है। ये सिटीज ये सारे दरियाए फरात के किनारे पे वाक़ है। और जो बगदाद है ये टाइग्रिस रिवर पे है। ठीक है। और मसूल जो डैम है ये भी टाइग्रिस रिवर पे बना हुआ है, विच इज मोस्ट डेंजरस डैम ऑफ द वर्ल्ड। अब हम इसको थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं कि ये मैप पे किस तरह का नजर आता है। ये ऊपर इसके सीरिया है, ये जॉर्डन, और ये इसके नीचे सारा किंगडम सऊदी अरेबिया, इधर सारा ईरान, और इधर छोटा सा कुवैत, और इसके ऊपर ये तुर्की है। और जो यूफ्रेट्स रिवर है ये तुर्की से होता हुआ सीरिया में दाखिल होता है, और सीरिया से इराक में दाखिल होता है, और इराक से ईरान में दाखिल होता है, और ये पर्शियन गल्फ में फॉल कर जाता है। ये पर्शियन गल्फ है इधर। और इसका जो दूसरा रिवर है वो है टाइग्रिस रिवर।
वो इस जगह पे आके इसके साथ मिल जाता है। जब यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर आपस में मिलते हैं तो एक न्यू रिवर बनता है। ये हम बात कर चुके हैं ईरान वाले टॉपिक में। उसको हम कहते हैं शतुल अरब। शतुल अरब। और जो इराक का फेमस सिटी, वो पेपर में पूछता है कि शतुल अरब के जो किनारे पे वाक़ है वो कौन सा सिटी है, वो है बसरा। बसरा इज दी ऑन द बैंक ऑफ शतुल अरब। ठीक है, और ये दोनों दरिया मिलते हैं, शतुल अरब बनता है और शतुल अरब जाके ईरान में दाखिल होता है और देन पर्शियन गल्फ में ये फॉल कर जाता है। सही हो गया। अब हम इधर थोड़ा सा देख लेते हैं सद्दाम हुसैन को, विच इज फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इराक। सद्दाम हुसैन ये कब प्रेसिडेंट बनते हैं? ये 1979 से लेके 2003 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। ही इज आल्सो सर्व्ड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक फ्रॉम 1979 टू 1991। देन सेकंड टर्म जो प्राइम मिनिस्टर की वो 1994 से लेके 2003 तक सर्व एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट। ठीक हो गया। और इनकी जो पार्टी का नाम है वो आप देख लें, अरब सोशलिस्ट अल-बाथ इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है। अच्छा जी, जब ये आते हैं 1979 को, इनको जो लेके आने वाला है वो अमेरिका है। और जैसे ये आते हैं ये देखते हैं कि इनके जो कंट्री में ऑयल और गैस के ज़खायर हैं वो सारे ब्रिटिश और यूएस के पास हैं। ये सबसे पहले जैसे पावर में आते हैं तो उन सारे ऑयल और गैस के रेजरवायर्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और ब्रिटिश और अमेरिका को यहाँ से भगा देते हैं। इससे होता यह है कि इसकी जो इकोनॉमी है इसकी कंट्री की वो अचानक से बढ़ जाती है, ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक चली जाती है और ये एज ए हीरो उभर के सामने आते हैं इसकी वजह से। और देन इनके फेमस होने की दूसरी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जब 1973 में इजराइल और अरब की वार, ये फोर्थ वार थी, जब अरब और इजराइल की वॉर जारी थी, तो जो किंग फैसल होते हैं सऊदी अरेबिया के, वो ये ऐलान करते हैं कि किंग फैसल साहब जो 1964 से 1975 तक किंग रहते हैं सऊदी अरेबिया के, वो ये ऐलान करते हैं कि हम चलो हार तो गए हैं इजराइल से, लेकिन जो इसका जो इत्तेहादी है अमेरिका, हम उसका जो ऑयल है और गैस है इसकी जो सप्लाई है वो हम बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इराक को होता है, वो टोटली ही इसकी सप्लाई बंद कर देता है और जो ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, जिससे ये इसकी जो इकोनॉमी है इराक की वो ग्रो कर जाती है। ठीक है, और ये एज ए फेमस लीडर बन जाते हैं इराक के, क्योंकि इसकी सारी की सारी जो इकोनॉमी है ये ग्रो कर रही होती है। ठीक हो गया। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती ये करता है कि उसी वक्त 1979 में जब ये आता है, उसी वक्त सेम रेवोल्यूशन आ रही होती है ईरान में। आपको पता है कि हमने ईरान में पढ़ा है कि रूहुल्लाह खुमैनी साहब जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो रेवोल्यूशन लेके आते हैं पहलवाई डायनेस्टी के खिलाफ। ठीक है, अली रजा पहलवाई को वो ओवरथ्रोन कर देते हैं। जैसे ओवरथ्रोन करते हैं वो आके अपनी हर स्पीच में यही कह रहे होते हैं कि अरब के जितने भी कंट्रीज हैं इन सब में जो किंग सिस्टम है, ये डायनेस्टी सिस्टम है, इन सबको खत्म किया जाए और यहाँ डेमोक्रेसी लेके आई जाए। ठीक है, और इसके जो हमला करने की सबसे बड़ी वजह जो ईरान पे वो ये थी कि ये खुद एक सुन्नी था। ठीक है, और जो जितनी भी इसकी इराक की पॉपुलेशन है वो ज्यादातर है शिया कम्युनिटी। ठीक है, वो सारी की सारी वो फॉलो करती थी आयतुल्लाह अली खुमैनी साहब को। ठीक है, और इसको ये बात पसंद नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी ईरान पे हमला करने की। और दूसरी जो वो ईरान के सुप्रीम लीडर बार बार कह रहे थे कि डेमोक्रेसी को लाया जाए और किंग्स को खत्म किया जाए अरब कंट्रीज में। ये सारे अरब कंट्रीज जो जितने भी ये सारे के सारे मिल जाते हैं और सद्दाम हुसैन से कहते हैं कि ईरान पे हमला करें। तो फिर एक जंग शुरू हो जाती है जिसको हम ईरान इराक वॉर कहते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं।
सारे अरब कंट्रीज सदाम हुसैन को कहते हैं कि ईरान पे हमला करें। सदाम हुसैन क्या करता है कि इन सारे कंट्रीज से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, आसपास के जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनसे जो वो कर्जे लेते हैं, लेके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है और ईरान पे अटैक कर देता है। कब? हम देख लेते हैं। ईरान इराक वॉर ये कब होती है? 1980 को होती है। ठीक हो गया। और ये कब तक चलती है? ये 88 तक चलती है। ठीक हो गया। 1980 को स्टार्ट होती है और 88 तक चलती है। और इसमें ये होता है कि सदाम हुसैन अटैक करता है और ईरान के ये आसपास के जितने भी इलाके हैं इन सब पे ये कब्जा कर लेता है। आपको पता है कि आयतुल्ला अली खुमैनी साहब, खोमेनी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी 1979 में। ठीक है। वो ये सारे के सारे मिलके अच्छा रिटेलिएट करते हैं इराक पे, लेकिन जो इराक है सदाम हुसैन अब कहता है कि ये सीज फायर की जाए। लेकिन इमाम आयतुल्ला अली खुमैनी साहब कहते हैं कि ये जंग अब सीज फायर नहीं हो सकती, इसका एक ही हल है कि सदाम हुसैन को तख्त से बाहर करना। ठीक है। और ये जंग मिलाकर बहुत सारे मुसलमानों के मरने के बाद 1988 में एंड हो जाती है। और जैसे ही ईरान इराक की जो वॉर है वो एंड होती है, तो ये जितने भी अरब कंट्रीज होते हैं ये सारे डिमांड करते हैं अपने लोन की, लेकिन सदाम हुसैन साहब कहते हैं कि नहीं, कोई लोन नहीं है। ठीक है, भाग जाओ, हमने आपके ही कहने पे ईरान पे हमला किया था। ठीक है। और इसी तरह जितनी भी वॉर की वजह से जो इराक की जो इकोनॉमी जो पुश कर गई थी वो अचानक से क्रैश कर जाती है। ठीक हो गया। और जो कुवैत है ये अपनी जो प्राइसेस हैं ये कम कर देता है ऑयल की, जिसकी वजह से इराक की इकोनॉमी मजीद खराब हो जाती है और कुवैत की जो इकोनॉमी है ये बढ़ जाती है। ठीक है। और इसी तरह इराक, सदाम हुसैन कहता है कि ये छोटा सा एक कंट्री, ये हमें आंखें दिखाता है। ठीक है। तो इराक क्या करता है, अब कुवैत पे हमला कर देता है। ठीक है। और अब एक नई वार स्टार्ट हो जाती है जिसको हम गल्फ वार कहते हैं। ठीक है। इधर देख लेते हैं इसको, गल्फ वार। ठीक हो गया, ये स्टार्ट हो जाती है। इसमें होता यह है कि 1990 को इराक जो है वो कंप्लीटली कुवैत को ऑक्युपाइड कर लेता है। ठीक है। कुवैत को कंप्लीटली ऑक्युपाइड कर लेता है। ठीक हो गया। ये जितना भी कंट्री है ये इराक इसको कंप्लीटली ऑक्युपाइड कर लेता है। ठीक है। और इसको अपने प्रोविंस में शामिल कर लेता है। ठीक हो गया। अब वार के बीच में आता है अमेरिका। अमेरिका एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। डेजर्ट शील्ड ये लॉन्च करता है अगस्त 1990 से लेके फेब 1991 तक। ठीक हो गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका अपने अलायंस सऊदी अरेबिया, इसकी जो बेस, मिलिट्री बेस यूज कर रहा होता है। ठीक है। और जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं ये सबको मिला के इराक को कहता है कि जल्द से जल्द कुवैत को छोड़ो वरना मैं हमला कर दूंगा। ठीक हो गया। लेकिन जो सदाम हुसैन साहब कहते हैं कि मुझे आपका कोई डर नहीं है। ठीक है। तो अमेरिका अपना नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक हो गया। ये सिर्फ एक मंथ के लिए 17 जैन से लेके 28 फेब 1991 तक ये लॉन्च किया जाता है। ठीक है। और अमेरिका इसमें क्या करता है, अपने सारे अलायंस को मिला के इराक पे हमला कर देता है और जो ये कुवैत का इलाका जितना भी है, ये एरिया जितना भी कुवैत का, ये इसको फ्री करवा लेता है। ठीक है। एक मंथ में पूरे के पूरे कुवैत को ये फ्री करवा लेता है। सही हो गया। ये दो ऑपरेशन ये आपने लाजमी याद रखने हैं जो गल्फ वॉर 1 में यूज हुए हैं। ठीक है। इसको गल्फ वॉर 1 कहते हैं। ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है। जो फर्स्ट गल्फ वार है, ठीक है, ये सदाम हुसैन को भी पता था कि वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन वो इसका जो सबसे बड़ा दोस्त इजराइल उस पर अटैक करता है, मिसाइल अटैक। सबसे बड़ा इजराइल पे मिसाइल अटैक
ये गल्फ वार 1 में यूज हुआ था। किसने किया था? ये सदाम हुसैन ने किया था और ये इराक की तरफ से किया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद क्या होता है, अब यूएसए है वो ये चाहता है कि सदाम हुसैन को चेंज किया जाए। ठीक है, वो एक रजीम चेंज तहरीक चलाता है। ठीक है, और वो वेटिंग में होता है कि कोई ना कोई बहाना करके वो अपने जो फौजी हैं वो इराक में दाखिल करें और सदाम हुसैन को तख्ते से हटा दें। होता यह है कि 9/11 का जो वाकया वो पेश आता है। 9/11 का वाकया पेश आता है। ठीक है, इंसिडेंट आता है। 9/11 के इंसिडेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के, वो सदर बुश साहब होते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये सारे का सारा इल्ज़ाम इराक पे आयद कर दें, बट वो अफगानिस्तान पे अलकायदा जो तहरीक है उसको इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, और इसी को बुनियाद बना के कि इराक इन फ्यूचर ऐसा इंसिडेंट करवा सकता है। ठीक है, और कुछ इल्जाम लाइक इराक न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ठीक है, वो यूएन की टीम भी भेजता है इराक में कि इसको चेक किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन फिर भी सदर साहब क्या करते हैं, इराक में अपनी जो यूएस की फौजी हैं वो दाखिल कर देते हैं। ठीक है, इस टाइम 2003 का टाइम ये चल रहा था। ठीक है, अब न्यू वार स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं गल्फ वार 2। 2003 को स्टार्ट होती है और 2011 तक ये चलती है। ठीक हो गया। इसमें जितने भी यूएस के ट्रूप्स थे वो इराक में दाखिल हो जाते हैं और रजीम चेंज सदाम हुसैन के खिलाफ वो चलानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये कामयाब हो जाते हैं। 2006 में ये सदाम हुसैन को इराक से ढूंढ के ये पकड़ लेते हैं और ये 13 दिसंबर 2006 को सदाम हुसैन को फांसी पे लटका देते हैं। ठीक है, इनके केसेस चलते हैं इराक अदालत में। ठीक है, और इनको 2006 में फांसी दी जाती है और ये ईद उल अजहा का फर्स्ट डे होता है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। और जो इराक से यूएस अपने जो ट्रूप्स हैं, जितने भी फौजी हैं, वो निकालता है 2011 में। ये गल्फ वार 1 होती है। ये किसके अगेंस्ट जाती है? ये सदाम हुसैन के अगेंस्ट, और इसका तख्ता उलटने के लिए ये वार चलाई जाती है। ठीक है, और इसको इसकी जो रीज़न थी सबसे बड़ी, वो ये कहते हैं कि अगर इराक कुवैत पे कब्जा कर सकता है तो ये आसपास वाले सारे इलाकों पे भी कर सकता है। ठीक है, और ये इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, और इसराइल और यूएस आपस में अलायंस होने की वजह से, इस डर की वजह से ये अपने ट्रूप्स इराक में दाखिल करते हैं और ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं ये सारे के सारे ये साथ देते हैं यूएस का इराक के खिलाफ। और इसी तरह सदाम हुसैन को ढूंढ के फांसी दे दी जाती है 2006 में। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में देख लेते हैं। इराक की इंस्टीट्यूट्स के बारे में वो अक्सर पेपर में पूछता होता है। उनमें से 2-3 ही हैं। मदरसा निज़ामिया, मदरसा निज़ामिया, ये अबू जाफर ने तमीर करवाया था। ठीक है, कब तमीर करवाया था? 1065 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, अगर पूछेगा पेपर में तो ये पूछेगा इसका। और दूसरा है बैतुल हिकाम, बैतुल हिकाम। इट इज आल्सो ए स्कूल फॉर ट्रांसलेशन। ये अब्बासी दौर में बना था। ठीक है, इसकी बुनियाद जो है वो अब्बासी डायनेस्टी में रखी गई थी। सही हो गया। मुतजिला, मुतजिला इसके जो फाउंडर हैं वो हैं वासुल अल अता। इस फिरके का ये कहना है कि कुरान द क्रिएचर ऑफ अल्लाह। ठीक है, और इनके बहुत सारे बिलीव्स हैं। ठीक है, जैसा कि कोई भी कबीरा गुनाह अगर मुसलमान करे तो वो दायरा इस्लाम से बिल्कुल फारिग हो जाता है। ठीक है, और एक दो और इनके बिलीव हैं, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने बस यही याद रखना है। इसके फाउंडर इसका ये, ठीक है, और दो आपने ये मदरसे जो इसके फेमस है वो आपने याद रखने हैं। अगर मैं इराक के करंट प्रेसिडेंट की बात करूँ वो है अब्दुल लतीफ राशिद साहब। 2022 से ये एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं ऑफ इराक।
ये करंट प्रेसिडेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लें आप। और इसी से ये आज का जो हमारा टॉपिक था इराक वाला वो इख्तिताम को पहुंचा। आपको पता है कि हम हर कॉन्टिनेंट के हर कंट्री को वन बाई वन डिस्कस कर रहे हैं और अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री, उसको मैप पे और उसको जो कमीशन के हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, आप हम बिल्कुल ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, कोई पेड लेक्चर नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो नॉलेज के हवाले से, जीके के हवाले से और हर टॉपिक के हवाले से आपको मिल सके और आप इजीली उसकी प्रेपरेशन कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।